हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। हम आप सबके लिए मैराथन क्लास लेकर आए हैं जिसमें मोस्ट 50 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही आधारित हैं। फ्रेंड, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मासिक धर्म में औसतन कितने दिनों का चक्र होता है। आपको बताना है कि जो मासिक धर्म का औसतन चक्र होता है वो कितने दिनों का होता है। ऑप्शन है 7 दिन, 14 दिन, 20 दिन, 28 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी 28 दिन का होता है यह चक्र। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मासिक धर्म है, आपको बताना है कि मासिक धर्म क्या है। ऑप्शन है शरीर के प्रमुख, ये प्रमुख नहीं है, परिपक्व होगा। शरीर के परिपक्व होने का लक्षण, शरीर की क्रियात्मक प्रक्रिया, ए एंड बी दोनों, या फिर शारीरिक यौन इच्छा। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी शरीर के परिपक्वता होने का लक्षण है और शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया, यानी ये शरीर की एक प्रक्रिया है या क्रिया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म स्राव समान मात्रा में होता है। बताना है कि जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है वो उसकी मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन है 10 से 20 मिली, 20 से 140 मिली, 30 से 180 मिली, या फिर 80 से 120 मिली। तो इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 30 से 180 मिली। हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारणतः मासिक धर्म महिलाओं में किस उम्र पर पहली बार प्रारंभ होता है। आपको बताना है कि साधारण जो पहली बार शुरुआत होता है वो कब होता है। ऑप्शन है 18 वर्ष, 12 वर्ष, 19 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 वर्ष। 12 से लेकर 18 वर्ष के बीच कभी भी हो सकता है। इसके बीच का ज़्यादातर 12 से 13 वर्ष में माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनियमित मासिक धर्म के संदर्भ में महिलाओं को, ऑप्शन है डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, संतुलित आहार लेना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन गलत है। आपका डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ये दोनों सही है। संतुलित आहार भी लेना चाहिए और डॉक्टर से प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर से सलाह भी लेनी चाहिए। तो उपयुक्त होगा ए एंड सी, ऐसे इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवांछित गर्भधारण की स्थिति कब उत्पन्न होती है। आपको बताना है कि जो अवांछित होती है गर्भधारण की स्थिति वो कब उत्पन्न होती है। ऑप्शन है असुरक्षित यौन संबंध के कारण, यौन शिक्षा के अभाव में, शारीरिक कमजोरी के कारण, या मानसिक अक्षमता के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए असुरक्षित यौन संबंधों के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रशिक्षित दाइयों या व्यवसायी लोगों से गर्भपात कराने पर कौन सी कठिनाई होती है, यानी कौन सी प्रॉब्लम आती है। ऑप्शन है बांझपन, बार बार गर्भपात की स्थिति, बच्चे के जन्म के समय विकृति, या फिर ये सभी। तो आपको बताना है कि जो अप्रशिक्षित दाइयाँ होती हैं या व्यवसायी लोग होते हैं जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया होता है, वैसे ही अपना व्यवसाय चलाने के लिए
करते हैं तो वो उनसे करवाने पर कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो ये सभी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी कठिनाइयाँ आएंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विवाह की आयु, विवाह के लिए लड़की की आयु है, आपको बताना है कि जो विवाह की लड़की की आयु होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो एक मानक जो रखा गया है वो है आपका 18 वर्ष। लेकिन अभी जो चेंज हुआ है, नया नियम जारी हुआ, उसमें 21 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर अभी 18 वर्ष ही रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोखिम युक्त गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को दी जाने वाली सलाह है। आपको बताना है कि जोखिम युक्त जो गर्भावस्था में महिलाओं को सलाह दी जाती है वो क्या क्या सलाह दी जाती है। ऑप्शन है संतुलित आहार लेने के लिए सलाह देनी चाहिए, यानी एक जो एनम होगी वह क्या क्या सलाह देगी। संतुलित आहार लेने के लिए सलाह देनी चाहिए, कम से कम 100 दिनों तक IFA यानी आयरन फोलिक एसिड की गोली लेने की सलाह देनी चाहिए, प्रथम व तृतीय ट्राइमेस्टर के दौरान संभोग से बचना चाहिए, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर सभी होगा, यानी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लक्षण की मौजूदगी में एएनएम को गर्भवती एएनएम जो होती है वो गर्भवती को निकट के अस्पताल के लिए रेफर कर देना चाहिए। यानी जो एक किन लक्षणों की स्थिति में जो एक एएनएम होती है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वो गर्भवती को निकट के अस्पताल में रेफर कर देना चाहिए उसे। ऑप्शन है गंभीर पूर्व प्रसव रक्तस्राव, अत्यधिक उल्टी होना, उच्च रक्तदाब संबंधी विकारों की मौजूदगी, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी इन सब परिस्थितियों में एक एएनएम जो है वो निकट के अस्पताल में गर्भवती महिला को रेफर कर देगी, यानी करना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके अपने आंसर बताइए कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित मातृत्व एएनएम की भूमिकाओं में शामिल है। ऑप्शन है गर्भावस्था के दौरान महिला को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां बांटना, अपने क्षेत्र में होने वाली परिस्थितियों का भी संक्रमित तकनीक के साथ प्रबंधन करना, जन समुदाय की उनकी आवश्यकता अनुसार परिवार नियोजन के संबंध में जानकारी देना। तो ये सभी एक एएनएम की भूमिकाओं में शामिल है, यानी ये सभी कार्य एक एएनएम के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, गर्भ या फीटस किसे कहते हैं। आपको बताना है कि 1 माह की गर्भावस्था के पश्चात भ्रूण को, या फिर 3 माह की गर्भावस्था के पश्चात भ्रूण को, या 5 माह की गर्भावस्था के पश्चात भ्रूण को, या फिर 7 माह की गर्भावस्था के पश्चात भ्रूण को। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 3 माह की गर्भावस्था के पश्चात भ्रूण को हम फीटस कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, युग्मनज का निर्माण होते ही इसमें विभाजन के अंतर्गत कितनी कोशिकाएं, ये थोड़ा क्वेश्चन, युग्मनज का निर्माण होते ही इसमें विभाजन के अंतर्गत कितनी कोशिकीय अवस्था का निर्माण होता है। क्वेश्चन सही है। ऑप्शन है 2 कोशिकीय, 3 कोशिकीय, 4 कोशिकीय या बहुकोशिकीय, यानी मल्टी सेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 कोशिकीय,
यानी एक भ्रूणज जब बनता है तो फिर उसमें दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भ्रूण की संरचना है। आपको बताना है जो भ्रूण की संरचना होती है, यहाँ पर भ्रूण के साथ कोशिका था। क्वेश्चन में पूछा गया था भ्रूण कोशीय संरचना है, यानी आपको बताना है कि जो भ्रूण की कोशिकीय संरचना होती है वो कैसी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थैलीनुमा। जो भ्रूण कोश की संरचना होती है वो आपकी थैलीनुमा होती है। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु का व्यास होता है। आपको बताना है कि जो निषेचित अंडाणु होता है उसका व्यास कितना होता है। ऑप्शन है 0.2 मिमी, 0.5 मिमी, 0.10 मिमी, ये आपका 15 होगा, 0.15 मिमी इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। ऑप्शन है पोषक पदार्थों का भ्रूण की ओर अवशोषण, मातृभूमि, ये मातृभूमि नहीं होगा, ये मातृ होगा, मातृ एवं भ्रूण होगा, भ्रूणीय, रक्त के मध्य गैसों का आदान प्रदान, मातृ एवं भ्रूण के मध्य गैसों का आदान प्रदान, रोगाणुओं से रक्षा करता है, या फिर गर्भावस्था के दौरान ग्लूकोज अपापचय की भूमिका निभाता है। यहाँ पर ये रहेगा से रक्षा करता है, यहाँ पर से रहेगा और यहाँ पर भ्रूण रहेगा, सॉरी ये भूमि नहीं, यहाँ पर भ्रूण रहेगा, से रक्षा प्रदान करता है। तो इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है, यानी प्लेसेंटा का कार्य कौन सा नहीं है। तो है आपका ऑप्शन डी, यानी गर्भावस्था के दौरान ग्लूकोज उपापचय में भूमिका निभाता है, तो ये नहीं है प्लेसेंटा का कार्य। बाकी पोषक पदार्थों का भ्रूण की ओर अवशोषण करना प्लेसेंटा का कार्य है। मातृ एवं भ्रूण रक्त के मध्य गैसों का आदान प्रदान करना इसका कार्य है, और रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना या फिर रक्षा प्रदान करना ये भी प्लेसेंटा का कार्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भ्रूण में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है। आपको बताना है कि भ्रूण में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है फेफड़ों के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, त्वचा के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेसेंटा के द्वारा, क्योंकि तब जो है भ्रूण का जो फेफड़े होते हैं वो इतना अच्छे से कार्य नहीं कर रहे होते, तो प्लेसेंटा के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सप्ताह के अंत तक भ्रूण एक छोटे मनुष्य का आकार ले लेता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 5 सप्ताह, 8 सप्ताह, 10 सप्ताह या फिर 12 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर क्या है, यानी किस सप्ताह के अंत तक भ्रूण एक छोटे मनुष्य का आकार ले लेता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 8वें सप्ताह तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन का स्राव प्रसव क्रिया प्रारंभ होने तक होता है। आपको बताना है
कि किस हार्मोन्स का स्राव जो है सिक्रीशन वो प्रसव क्रिया तक होता रहता है, यानी ये उस टाइम तक बना रहता है। ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, सेरोटोनिन या कॉर्टिसोल। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन। इससे गर्भावस्था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन्स होता है जो गर्भावस्था को बनाए रखता है या ना, या फिर जारी रखता है, तो यही है आपका प्रोजेस्टेरॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है भ्रूण की गति के लिए आवश्यक स्थान कौन उपलब्ध कराता है, यानी भ्रूण जो अपनी गति करता है, एक्टिविटी करता है गर्भावस्था के दौरान, उसे स्थान कौन प्राप्त करवाता है, उपलब्ध करवाता है। ऑप्शन है एमनियोटिक फ्लूइड, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, ओम्यूस फ्लूइड या फिर म्यूकस। तो इसका राइट आंसर है एमनियोटिक फ्लूइड। हमारा अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां पिका विकार में क्या खाना पसंद करती हैं। आपको बताना है कि गर्भावस्था के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां पिका विकार, यानी एक समस्या है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, बीमारी तो नहीं कह सकते लेकिन एक प्रॉब्लम है ये। उस समय जो ग्रामीण स्त्रियां होती हैं वो क्या खाना पसंद करती हैं। ऑप्शन है चॉकलेट, चाक या मिट्टी, फल, मिठाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चाक या मिट्टी खाती हैं। और ये किसकी कमी के कारण होता है, तो ये है आपका, ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है पिका विकार, क्योंकि उस टाइम कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है इन्हें शिशु के निर्माण के लिए। तो ये समस्या उस टाइम पर उपलब्ध होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत ऑक्सीजन का उपयोग कितना होता है। आपको बताना है कि गर्भावस्था के समय शरीर में होने वाले परिवर्तन के अंतर्गत ऑक्सीजन का उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ जाता है। ऑप्शन है 5%, 10%, 15% या फिर 20%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 20%। हमारा अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत हृदय के आकार में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। आपको बताना है कि गर्भावस्था के दौरान जो है शारीरिक जब परिवर्तन होता है, यानी फिजिकल जब चेंजेस होता है, तो हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, तो उस दौरान हृदय का भी आकार में वृद्धि होती है। वो कितने प्रतिशत होती है, 5%, 10%, 20% या फिर 25%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा 10%। हमारा अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था का पता लगाने के लिए कौन सी प्रतिरक्षण जांच की जाती है। आपको बताना है कि गर्भावस्था का पता लगाने के लिए कौन सा जांच किया जाता है या टेस्ट किया जाता है सीधे सीधे। ऑप्शन है एलिजा, अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर IRMA या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, सॉरी, अल्ट्रासोनोग्राफी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन शिशु को गर्भस्थ बनाए रखने में सहायक है। अभी उधर भी यही क्वेश्चन पूछा गया, बस थोड़ा घुमा के पूछा गया था। ऑप्शन है
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ए एंड बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर रिलैक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो गर्भाशय शिशु जो होता है उसे बनाए रखने में सहायक होता है गर्भाशय में, यानी उस गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं में वृद्धि को प्रेरित करता है, यानी एंडोमेट्रियम लेयर की कोशिकाओं में वृद्धि के लिए प्रेरित करता है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, गर्भावस्था में जी, मितली, उबकाई सामान्यतः कब उपस्थित होती है? ये सारे लक्षण कब दिखाई देते हैं? ऑप्शन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, या फिर फोर्थ ट्राइमेस्टर। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ये सारी प्रॉब्लम दिखती हैं, यानी ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं ये गर्भावस्था के लक्षण हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान प्रथम ट्राइमेस्टर में होने वाला लघु विकार है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान प्रथम ट्राइमेस्टर में होने वाला लघु विकार है? ऑप्शन है पाचन क्रिया का धीमा होना, भूख कम लगना, जी मितलाना, उबकाई आना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी होंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। हमारा अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले लक्षणों में निम्न में से कौन सा लक्षण विशेष तौर पर द्वितीय ट्राइमेस्टर के दौरान पाया जाता है? ऑप्शन है क्विकनिंग, लाइटनिंग, मासिक चक्र की अनुपस्थिति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्विकनिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है एक महिला में गर्भावस्था के दौरान पर पाए जाने वाले संकुचन क्या कहलाते हैं? यानी एक महिला में एक गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले संकुचन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन, जैक मियर संकुचन, डोनाल्ड संकुचन, या फिर रॉबर्ट ब्राउन संकुचन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन, यानी ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन जो है आपका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान होने वाला शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन है, यानी प्रसव के दौरान प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन है। आपको बताना है कि वो कौन सा परिवर्तन है। ऑप्शन है दर्दयुक्त गर्भाशयी संकुचन की मौजूदगी, गर्भस्थ शिशु का बाहर आना, प्लेसेंटा का बाहर आना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, दर्दयुक्त गर्भाशय संकुचन की मौजूदगी। ये आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर के यानी द्वितीय अवस्था के दौरान होगा, और ये आपका तृतीय अवस्था के दौरान होगा। इसमें फोर्थ स्टेज होती हैं, प्रथम स्टेज का है, द्वितीय स्टेज में गर्भ शिशु बाहर आता है, जबकि तृतीय में प्लेसेंटा बाहर आता है, और चतुर्थ में जो होता है उसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है माँ तथा बच्चे दोनों का। हमारा अगला क्वेश्चन है शिशु जन्म के बाद उसकी देखभाल करते हैं, यानी कौन कौन करता है? ऑप्शन है चिकित्सक, नर्स, प्रशिक्षित दाई, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है
सामान्य परसों में खाने को दिया जाता है, यानी परसों जब महिला का डिलीवरी हो जाती है, परसों हो जाता है, तो क्या खाने को दिया जाता है महिला को? ऑप्शन है गरिष्ठ भोजन, तला हुआ भोजन, मसालेदार या फिर खिचड़ी या दलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खिचड़ी या दलिया, यानी हल्का खाना दिया जाता है, ना कि तला हुआ, गरिष्ठ या मसालेदार, ये सारे नहीं दिए जाते हैं, बल्कि ये खिचड़ी और दलिया दिया जाता है, हल्का भोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में की देखभाल के तत्वों में शामिल है। आपको बताना है कि नवजात शिशु की जो देखभाल है उसमें क्या क्या शामिल है। ऑप्शन है शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखना, नॉर्मल सेलाइन द्वारा आँखों की सफाई करना, विटामिन के का इंजेक्शन लगवाना, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी एक नवजात शिशु के तत्वों में शामिल है, यानी ये सभी कार्य किए जाते हैं उसकी देखभाल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था प्रारंभ होने की स्थिति किस हार्मोन्स के बढ़ जाने के कारण स्त्री के शरीर की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। आपको बताना है कि गर्भावस्था के टाइम पर जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जिसके कारण स्त्रियों में जो है वो आलसपन या मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, वो किस कारण होता है। ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी प्रोजेस्टेरॉन के कारण मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुबेला का उद्भवन काल है। आपको बताना है कि जो रुबेला होता है वो इसकी उद्भवन अवधि कितनी होती है। ऑप्शन है 4 से 6 दिन, 6 से 12 दिन, 6 से 14 दिन या फिर 14 से 21 दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 14 से 21 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रुबेला से संक्रमित होने में लगभग कितनी प्रतिशत महिलाओं में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। आपको बताना है कि ये कितने प्रतिशत होगा। ऑप्शन है 50%, 55%, 70% या फिर 90%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 90% जो है महिलाओं में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हर्पीस सिम्प्लेक्स का कारण है। आपको बताना है कि इसका कारण क्या है। ऑप्शन है आरएनए वायरस या फिर डीएनए वायरस, ए एंड बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी डीएनए वायरस के द्वारा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। आपको बताना है कि कौन सी है, यानी एसटीडी यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हर्पीस सिम्प्लेक्स, सिफिलिस, क्लेमाइडिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर्पीस सिम्प्लेक्स। सिफिलिस भी है इसका, लेकिन यहाँ पर हर्पीस सिम्प्लेक्स दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर सिफिलिस होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा प्रीविया के कारण एक गर्भवती महिला में उत्पन्न जटिलता है। ऑप्शन है झिल्लियों का समय पूर्व फट जाना, कॉर्ड प्रोलेप्स, सर्विक्स का धीमा विस्तार या उपरोक्त सभी। तो ये सभी होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, ये आयरन है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से ग्रसित महिला का हीमोग्लोबिन स्तर। आपको बताना है कि एक महिला है जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से ग्रसित है, उसका हीमोग्लोबिन स्तर कैसा रहेगा। ऑप्शन है सामान्य से अधिक रहता है,
सामान्य से कम रहता है, अनुपस्थित रहता है, या फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामान्य स्तर से कम रहता है, यानी सामान्य से कम रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यह आपका पूर्व प्रसव के कारणों में शामिल है। तो क्या शामिल है? ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु में जन्मजात विकृति की मौजूदगी, बहुगर्भावस्था, प्लेसेंटा प्रीविया अथवा एब्रेप्सियो प्लेसेंटा की उपस्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी पूर्व प्रसव के कारणों में ये सभी शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी ये सभी होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में सत्य कथन है। आपको बताना है कि जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है योनि से रक्तस्राव प्लेसेंटा का, यहाँ पर आरोपण होगा, आरोपण लिखा है, आरोपण स्थल प्राय निचली गर्भाशय खंड में होता है, ए एंड बी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी प्लेसेंटा का आरोपण स्थल जो है वो प्राय निचली गर्भाशय खंड में होता है, प्लेसेंटा प्रीविया में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से सबसे सामान्य प्रकार का गर्भपात होता है। आपको बताना है कि सबसे सामान्य प्रकार का गर्भपात कौन सा है। ऑप्शन है अपूर्ण गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, लीन गर्भपात, या फिर विषाक्त गर्भपात। तो इसका सबसे सामान्य प्रकार है जो है वो है आपका अपूर्ण गर्भपात। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से गर्भपात का सबसे प्रमुख कारण है। ऑप्शन है भ्रूण में मौजूद गुणसूत्रीय असामान्यताएं, गर्भवती महिला में संक्रमण की उपस्थिति, महिला द्वारा धूम्रपान करना या अल्कोहल का सेवन करना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण हो सकते हैं, यानी महिला में भ्रूण की मौजूदगी जो है, जो भ्रूण मौजूद होता है उसकी गुणसूत्रीय असामान्यताएं हो सकती हैं, गर्भवती महिला में इन्फेक्शन की उपस्थिति भी हो सकती है, और महिला द्वारा अल्कोहल या धूम्रपान का सेवन भी इसका कारण हो सकता है। तो इस तरह हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। विषाक्त गर्भपात के लक्षणों में शामिल है। आपको बताना है कि जो विषाक्त गर्भपात होता है उसके कौन कौन से लक्षण हैं। ऑप्शन है तेज बुखार आना, योनि से बदबूदार स्राव की उपस्थिति, ऐंठन युक्त उदर दर्द, या फिर ये सभी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी होगा, यानी ये सभी लक्षण दिखाई देंगे आपको विषाक्त यानी गर्भपात में। अगला क्वेश्चन है कितने सप्ताह पूर्व भ्रूण का मां के शरीर से निष्कासन गर्भपात कहलाता है। ऑप्शन है 22 सप्ताह पूर्व, 23 सप्ताह पूर्व, 24 सप्ताह पूर्व, या फिर 25 सप्ताह पूर्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 22 सप्ताह पूर्व। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भपात का कारण है। आपको बताना है कि गर्भपात के क्या क्या कारण हो सकते हैं, यानी कॉजेज। ऑप्शन है गुणसूत्र विकार, अंतःस्रावी तंत्र विकार, शारीरिक संरचना विकार, यहाँ पर विकास लिखा हुआ है जबकि विकार रहेगा, या फिर ये सभी। तो ये सभी होंगे, यानी इसमें से कोई भी कारण हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में से कौन सा लीन गर्भपात का लक्षण नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा गर्भपात
यानी लीन गर्भपात का लक्षण नहीं है। ऑप्शन है योनि से लगातार लाल भूरे रंग का रक्तस्राव आना, गर्भाशय छोटा हो जाता है, ग्रीवा कठोर हो जाती है, या फिर रक्तस्राव कम या अनुपस्थित रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये आपका नहीं है, जबकि एबॉर्शन यानी लीन गर्भपात में ये आपके रक्तस्राव उपस्थित रहता है। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, किस प्रकार के गर्भपात में गर्भाशय कठोर हो जाता है? आपको बताना है कि वह कौन सा प्रकार है गर्भपात का जिसमें गर्भाशय कठोर हो जाता है। ऑप्शन है अपूर्ण गर्भपात, लीन गर्भपात, पूर्ण गर्भपात या फिर विषाक्त गर्भपात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण गर्भपात। पूर्ण गर्भपात के दौरान गर्भाशय कठोर हो जाता है। इस तरह आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्लीज़ इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं कमेंट के माध्यम से। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।